हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल नॉलेज यूथ कंपटीशन टाइम्स की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज वर्ल्ड जियोग्राफी का फर्स्ट पार्ट। इससे पहले मैं आपको बता दूं, हमने पॉलिटी इस बुक की ख़त्म कर दी है। स्टैटिक जीके के भी सारे क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं। अब हम वर्ल्ड जियोग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज इसका पहला पार्ट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है। फ्रेंड्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित अनेक सिद्धांत प्रतिपादित हैं, जिसमें सबसे जो प्रसिद्ध है वो होता है महाविस्फोट। इसी को क्या कहते हैं? बिग बैंग। बिग बैंग सिद्धांत। कौन सा है? बिग बैंग सिद्धांत। तो ये सबसे ज़्यादा मान्य है। इस मत का प्रतिपादन जिस खगोलिक पादरी ने किया था, उनका नाम आप ध्यान रखें। इनका नाम था जॉर्ज मिलनतारे। तो इनका नाम था जॉर्ज मिलनतारे। तो इनके नाम को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इनके अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। कब हुई थी? 15 अरब वर्ष पूर्व। तो इसमें कौन सा आंसर इसके नज़दीक है? ऑप्शन नंबर ए, 13.7 बिलियन वर्ष। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है हमारा, जॉर्ज लेमनतरे का संबंध किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो किससे जुड़ा है? बिग बैंग सिद्धांत या महाविस्फोट सिद्धांत से। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे का आकार है। तो फ्रेंड्स, आकाशगंगा का आकार सर्पलिकार है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, मंदकिनी तारों का एक ऐसा समूह है जो तारा निर्माण की प्रक्रिया का गैसीय पुंज है। हमारे पृथ्वी पर अपनी एक मंदकिनी है, जिसे हम क्या कहते हैं? दुग्ध मेखला, या कहते हैं मिल्की वे। हिंदी में कहते हैं हम इसे दुग्ध मेखला। तो आप इसे ध्यान रखें। फ्रेंड्स, जिसे दुग्ध मेखला कहते हैं, इसे आपको ध्यान रखना है। मंदकिनी का 80% भाग कैसा है? 80% भाग कैसा है? सर्पलिकार। सर्पलिकार। तो आपको इसे ध्यान रखना है। और इसे सर्वप्रथम किसने देखा था? सर्वप्रथम इसे देखा था गैलीलियो ने। किसने देखा था? गैलीलियो ने। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, मिल्की वे क्या है। तो मिल्की वे क्या है? एक आकाशगंगा है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, एक आकाशगंगा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है। फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ तारामंडल के नामकरण की जिम्मेदार एजेंसी है। ये पेशावर खगोल शास्त्रियों का एक संगठन है, जिसका इसमें केंद्रीय सचिवालय कहाँ पर है? पेरिस में। जिसका मुख्यालय है पेरिस, कहाँ पे? फ्रांस में। इस संघ का ध्येय खगोल शास्त्र के क्षेत्र में अनुसंधान और अध्ययन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए करते हैं। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो आप इसकी स्थापना की डेट ध्यान रखें, 1919 में। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कितने तारामंडलों का नाम दिया गया है। फ्रेंड्स, खगोल शास्त्र में आकाश में दिखने वाले तारों के ऐसे समूह को जो हमें एक तल में स्थित दिखते हैं, तारामंडल कहलाते हैं। हमारे सौरमंडल में कुल कितने? 88 तारामंडल हैं। तो आपको इसे ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। और सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? हाइड्रा। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं। फ्रेंड्स, तारे मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। और इसमें हाइड्रोजन की मात्रा आप ध्यान रखें, हाइड्रोजन की मात्रा होती है 70 से 90%। वहीं हीलियम की बात करते हैं तो हीलियम की मात्रा कितनी होती है? तो हीलियम होती है 10 से 30%। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, इसमें आपसे पूछा है तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं, तो हाइड्रोजन और हीलियम से। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आकाशगंगाओं की बुनियादी प्रकारों में से एक नहीं है। तो कौन नहीं है? रेगुलर्स। रेगुलर्स आकाश गंगाओं की बुनियादियों में प्रकार में से एक नहीं है। ब्रह्मांड में अनुमानित 100 अरब आकाश गंगाएँ यानी गैलेक्सी हैं।
प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं। कितने? 100 अरब तारे हैं। स्पाइरल्स, इलिप्टिकल और इर्रेगुलर्स प्रमुख आकाशगंगाओं के प्रकार हैं। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, स्पाइरल्स, इर्रेगुलर्स और इलिप्टिकल्स, रेगुलर्स नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा, ग्रेट बियर नाम है एक, तो ग्रेट बियर एक तारामंडल का नाम है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, गैलेक्सी यानी कि तारामंडल, इसे सप्तार्षी तारामंडल भी कहते हैं, जो उत्तरी गोलार्ध में आकाश में रात्रि में दिखता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हमारा, हबल का नियम से संबंधित है। तो हबल का नियम किससे संबंधित है? खगोलिकी से। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस नियम में क्या क्या था? जब कोई बंदिकनी हमसे जितनी दूरी पर होती है, वो हमसे उतनी ही तेज़ी से दूर जाती दिखाई पड़ती है। इस प्रकार आप कह सकते हैं, अगर दूरी को हम डी मान लें और वेग भी मान लें, यानी कि उस कह सकते हैं कि जब कोई मंदिकनी हमसे जितनी दूर होगी तो वो उतनी ही वेग से हमारी ओर आती नज़र आएगी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, इसे हबल का नियम कहते हैं। फ्रेंड्स, हबल के नियम के अनुसार ब्रह्मांड की उम्र कितनी है? 15 गुणा 10⁻9 वर्ष। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? तो मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन, लगभग 70% हाइड्रोजन आप मान सकते हैं। हीलियम की बात करते हैं तो हीलियम कितना है? हीलियम 28% है। कार्बन, नाइट्रोजन, नियोन, इसकी मात्रा की बात करते हैं तो 1.5% है। उसके बाद जो हमारे फेरस आ जाता है, फेरस, तो ये कितना है? लगभग 0.5%। आपसे पूछा दूसरा कौन सा तत्व है, तो कौन सा है? हीलियम। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, रात में आकाश में सबसे चमकीले तारा कौन सा है? तो रात में आकाश में सबसे चमकीले तारे का नाम सीरियस ए है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। कौन सा? प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो इसे लेकर एनटीपीसी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा भी गया था कि सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो अल्फा सेंचुरी के समूह का एक तारा है, और ये पृथ्वी से लगभग कितनी दूरी पर है? 4.3 प्रकाश वर्ष। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसी एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त नहीं है। फ्रेंड्स, आप सब देखते होंगे कि कभी कभी आपको अपने आसमान में देखते होंगे कि तारा टूटता हुआ नज़र आता है। तो ये क्या होता है? फ्रेंड्स, अंतरिक्ष में घूमते हुए धूल और गैस के पिंड जब एक पृथ्वी के समीप से गुजरते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण तेज़ी से पृथ्वी की ओर आ जाते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में आकर घर्षण से चमकने लगते हैं, जो पृथ्वी पहुंचने पर पूर्व ही जलकर राख हो जाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? उल्का पिंड। और इसे आप क्या समझते हैं? टूटा हुआ तारा। लेकिन टूटा हुआ तारा ये नहीं होता है, तो ये अंश या अवशेष कहना गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से जो भिन्न है उसे चुनें। तो इनमें से भिन्न क्या है? लुब्धक, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं सीरियस। तो ये एक तारा है जो पृथ्वी से 8.6 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, और बाकी सब क्या है? मंगल ग्रह, शनि ग्रह, नेपच्यून, ये सब क्या हैं? ग्रह हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारों के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स, नेबुला यानी कि निहारिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो निहारिका अंतरकातीय माध्यम में स्थित अंतर तारकीय बादल को कहते हैं, जिसमें धूल, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और आयनीकृत प्लाज्मा गैसें उपस्थित होती हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एंड्रोमेडा क्या है? फ्रेंड्स, एंड्रोमेडा मिल्की वे की पड़ोसी आकाश गंगा है। इसे अमावस्या की रात्रि में धब्बे के रूप में देखा जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, मिल्की वे की पड़ोसी आकाश गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी आकाश गंगा मिल्की वे के सबसे करीब है? तो कौन सी है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 1660 में गैलीलियो गैलीली द्वारा की गई खोज में गैलीलियन चंद्रमाओं की संख्या कितनी है? फ्रेंड्स, जनवरी 1610 में गैलीलियो द्वारा की गई खोज में गैलीलियन चंद्रमाओं की संख्या कितनी बताई गई है? 4। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस तरीके या भुजाओं के प्रयोग के साथ वैज्ञानिक मिल्की वे की आकाशगंगा को दर्शाते हैं? तो किससे दर्शाते हैं? घुमावदार से। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तरी आकाशीय हेमिस्फीयर के कौन से नक्षत्र को ग्रेट बियर कहा जाता है? फ्रेंड्स, एनटीपीसी के एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था। तो उत्तर आकाशीय हेमिस्फीयर के उर्सा मेजर, क्या कहते हैं, उर्सा मेजर नक्षत्र को ग्रेट बियर कहा जाता है। तो आप इसे ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक खगोलीय पिंड नहीं है? तो खगोलीय पिंड कौन सा नहीं है? सूर्य है, तारा है, ग्रह है, समुद्र नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो ग्रह व खगोलीय पिंड जो अगर कुछ शर्तें पूरी करेंगे तो वो क्या होंगे? खगोलीय पिंड। तो सबसे पहला पॉइंट है सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करता हो, उससे प्राप्त। अगला पॉइंट है उससे पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल जिससे वो गोल स्वरूप में ग्रहण कर सके। और नेक्स्ट है उसके आसपास खगोलीय पिंड की भीड़ ना हो। तो अगर ये शर्त जो पूरी करेगा उसे हम क्या कहेंगे? खगोलीय पिंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा खगोलीय पिंड रात्रि के समय आकाश में चमकता है? फ्रेंड्स, कौन चमकता है? तारा। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो आकाशगंगा असंख्य तारों का एक विशाल पुंज होता है। प्रत्येक आकाशगंगा में अनुमानित 100 अरब तारे हैं। हमारी आकाशगंगा का नाम मंदिकनी है। दुग्ध मेखला मंदिकनी का ही भाग है जो रात्रि के समय दिखने वाले तारों का समूह है। तारों को अपना ऊर्जा प्रकाश होता है जो आकाश में रात्रि के समय चमकते हैं। फ्रेंड्स, साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी के दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा है। क्या कहते हैं? साइरस, या क्या कहते हैं? डॉग स्टार। तो आप इसे ध्यान रखें, पृथ्वी पर दिखाई देने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है? साइरस या डॉग स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रहों के ग्रह पथों का समान आकार क्या होता है? फ्रेंड्स, कैसा होता है? अंडाकार। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ग्रहों के ग्रह पथों का समान आकार अंडाकार यानी कि इलिप्टिकल होता है। पृथ्वी की परिक्रमा का मार्ग अंडाकार है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, उड़न स्थित मार्ग को क्या कहा जाता है जिस पर कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है? तो उसे हम क्या कहते हैं? कक्षा। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। सूर्य तथा उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले ग्रहों, उपग्रह, धूमकेतु, उल्काओं, क्षुद्रग्रह, अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। ग्रह सूर्य के चारों ओर जिस मार्ग पर घूमते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कक्षा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, उसे हम क्या कहते हैं? सौर मंडल। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है? तो कौन करता है? ग्रह। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ग्रह सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। तो बता देता हूँ आपको कौन कौन से, आपको पता ही होंगे। सबसे पहला है बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, शनि, मंगल, बृहस्पति और वरुण। ये कुल पृथ्वी पर 8 ग्रह हैं, तो आप इसे ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हमारा, सौरमंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया था? तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? निकोलस कोपरनिकस। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, निकोलस कोपरनिकस को आधुनिक
खगोल विज्ञान का संस्थापक भी माना जाता है। उन्होंने ही सबसे पहले कहा था पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। अगला क्वेश्चन है सूर्य का प्रमुख तत्व है। तो सूर्य का प्रमुख तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और सूर्य के केंद्रीय भाग को हम क्या कहते हैं? सूर्य के केंद्रीय भाग को हम क्या कहते हैं? आप ध्यान रखें, क्रोड या कोर। इसका तापमान कितना होता है? तापमान आप ध्यान रख सकते हैं 1.5 10⁻7 डिग्री सेल्सियस। और सूर्य की बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो कौन सा है? हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या कौन सा आता है? हीलियम। अगला क्वेश्चन है सूर्य पृथ्वी की सतह पर मिनट के कोण पर सामने होता है। तो सूर्य पृथ्वी की सतह पर 32 मिनट के कोण के पे सामने होता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी द्वारा अवरुद्ध सूर्य की शक्ति लगभग है। तो कितनी है? 1.8 10⁻11 मेगावाट। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को के संक्षिप्त विस्फोटों को क्या कहते हैं? फ्रेंड्स, सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोट को सौर प्रज्वाल विस्फोट कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर प्रज्वाल। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूर्य और धरती के बीच अनुमानित दूरी कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितनी है? 14.96 10⁻7 किलोमीटर। इसे आप लगभग 15 मान सकते हैं। तो आप 15 × 10⁻7 किलोमीटर इसे आप मान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब कब होता है? सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो। तो इसे मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। मान लो आपका ये सन है, यहाँ सन है, दोनों बताता हूँ, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। ये क्या है आपका? चंद्रमा। और ये क्या है? चंद्रमा। ये आपकी पृथ्वी। ये क्या है आपकी? पृथ्वी। तो फ्रेंड्स, ये आपकी अर्थ है, ये आपका मून है, और ये क्या है? सन। ये सन, ये अर्थ और ये मून। तो इस स्थिति में क्या होगा? ये होगा आपका सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण। और ये क्या होगा आपका? चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जब सूर्य की लाइटें इससे आती हैं, सूर्य की किरणें, तो पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती हैं और बीच में कौन आ जाता है? मून आ जाता है। तब क्या होता है? हमारा चंद्र ग्रहण। लेकिन सूर्य की किरणें जब चलती हैं और पृथ्वी रोक लेती है और मून पर चंद्रमा पर नहीं जाने देती है, तो उस टाइम क्या होता है? चंद्र ग्रहण। तो आप दोनों स्थितियों को आसानी से समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अमावस्या के अवसर पर जब धरती से देखने पर सूर्य और चांद एक ही संयोजन में दिखें तो इस व्यवस्था को कहते हैं। फ्रेंड्स, इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा सौर मंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो सौर मंडल का ग्रह जो सूर्य के सबसे नज़दीक है कौन सा है? आपको ध्यान रखना है, बुध। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसके क्रम को याद रखने का मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, उससे आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले आता है सन। क्या आता है? सन। उसके बाद आपको स्टार्ट करना है बुध से। किससे स्टार्ट करना है? बुध से। अब बुध के बाद दोस्तों कौन सा दिन आता है? बुध के बाद कौन सा दिन आता है? गुरुवार। गुरुवार यानी एक दिन आपको गैप लेना है। इसके बाद क्या आएगा? शुक्र। फिर आपको एक दिन गैप लेना है, तो उसके बाद संडे आता है। संडे को आप रिलेट कर सकते हैं पृथ्वी से। तो संडे के बाद कौन सा दिन आएगा? मंडे। मंडे के बाद क्या आएगा? मंगलवार को आप लेना है, यानी मंगल।
मंगल को एक दिन और बीच में ले लेंगे तब क्या आ जाएगा आपका बृहस्पति, तब क्या आ जाएगा उसके बाद अरुण वरुण। तो फिर से आपको एक बार बता देता हूँ, सबसे पहले आपको लेना है बुध। क्या लेना है आपको? पहले लेना है आपको बुध। बुध से एक दिन बीच में लेंगे क्या आ जाएगा आपका शुक्र। फिर लेना है आपका एक दिन संडे आएगा, संडे को आप रिलेट करेंगे पृथ्वी से। फिर संडे के बाद क्या आएगा, संडे का एक दिन बीच में लेना है, उसके बाद आएगा मंगल। तो मंगल का एक दिन बीच में लेना, फिर आएगा बृहस्पति, और फिर अरुण वरुण। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा इस सौरमंडल को तो बहुत अच्छी तरीके से ये आपको समझाऊंगा, इसलिए अभी जल्दी में आपको इस तरह बता देता हूँ कि आप इस तरह से याद रख सकते हैं। ये आपका सन है, तो इस तरह से सूर्य का क्रम आप ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहले बुध से स्टार्ट करना है, बुध के एक दिन बीच में लेना है तो शुक्र आएगा, शुक्र को एक दिन बीच में लेना है, फिर रविवार आएगा यानी संडे आएगा, संडे को आप पृथ्वी से रिलेट कर सकते हैं। संडे के एक दिन बीच में रखेंगे मंगल आएगा, मंगल एक दिन बीच में रखेंगे बृहस्पति आएगा, और उसके बाद अरुण वरुण। इस तरह से आप आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? जो सबसे नज़दीक है वही सबसे छोटा है, यानी कि सूर्य के जो सबसे नज़दीक होगा बुध। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, सभी ग्रह वामाव्रत करते हैं सिवाय, तो सिवाय किसके? शुक्र के। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, शुक्र। एक चीज़ आपको फिर से दिखा देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर एक लाइन पाई जाती है, इधर से दूसरा ग्रह यानी दूसरा ग्रह कौन सा है? शुक्र, और इधर से दूसरा ग्रह यानी कि अरुण। इन दोनों की दिशाएं कैसी होती हैं? उल्टी होती हैं। बाकी सब एक साइड से सही चलते हैं, तो शुक्र और कौन सा? अरुण। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अरुण ये वाला है, सॉरी ये वरुण है, तो अरुण और कौन सा? शुक्र। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो शुक्र और अरुण ग्रह को छोड़कर सभी ग्रह वामाव्रत दिशा में परिक्रमा करते हैं, और शुक्र तथा अरुण ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में परिक्रमा करते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। फ्रेंड्स, ये थे जियोग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक के, और इसका पहला पार्ट था। इसी तरीके से कि आपको इस बुक के सारे क्वेश्चन जियोग्राफी के कराए जाएंगे, और उसके बाद आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और जितना ज़्यादा हो सकता है वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, इससे मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।